पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द अब्दुल करीम की कहानी इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की जुबानी जानते। बम बनाने का सुपर मास्टर था और इसने पूरे पाकिस्तान में बम धमाके किए। वो एक ही बात कहता था कि मुझे अगर किसी ने गाली निकाली तो मैं तुम्हारा थाना, तुम्हारा घर जो है बम से उड़ा दूंगा। 156 मर्डर में उसको चालान किया गया। जाती दफा उसने कैप्टन जुबैर साहब को एक बात कही, मैंने जेल से भाग जाना है। या वो भागा, पाकिस्तान में उस वक्त कोहराम बर्पा हो गया था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फरूख वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद है इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर। 156 मासूम लोगों की जान लेने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द। वो पकड़ा गया, फिर जेल से भागा। 2 माह की मेहनत के बाद इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर ने उसको कैसे पकड़ा और कैसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया। अब्दुल करीम की कहानी इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की ज़ुबानी जानते हैं। ये 90s की बात है जी कि उस वक्त बहुत पेशावर, रावलपिंडी और कराची में बहुत बम धमाके हुआ करते थे। तो मेरा बैचमेट नाके पे खड़ा था, तो उसने, मेरे बैचमेट ने एक रक्षे को रोका और उसमें से एक बंदे के पास से पिस्टल निकला। तो पिस्टल जब वो निकला तो उसने वो ज़रा सख्त लहजे में पूछा, ये तुम कौन हो, गाली निकाली। तो उसने ये कहा कि अगर तुमने मुझे दोबारा गाली निकाली तो मैं तुम्हारा थाना, तुम्हारा घर जो है बम से उड़ा दूंगा। वो उसे लेके थाने चले गए नवाकोट। एएसपी थे कैप्टन जुबैर साहब, जो आईजी रिटायर हुए, उनको बताया गया, वो भी आए। जब इंटेरोगेशन की गई तो वो एक ही बात कहता था कि मुझे अगर किसी ने गाली निकाली तो मैं आपका थाना, आपके घर और सब कुछ उड़ा दूंगा बम से। जब इंटेरोगेशन वो करते रहे तो आखिर में पता चला कि ये दहशतगर्द है और इसने पूरे पाकिस्तान में बम धमाके किए हुए। और वो माना भी कि उसने जी, वो माना। उसके बाद जब उसके घर जाके सर्च की गई तो वो तमाम बम बनाने वाला सामान और वो तमाम चीज़ें निकल आई जिससे वो बम बनाता था और फिट करता था। वो अफगानिस्तान से वो ट्रेनिंग लेके आया हुआ था और वो बम बनाने का सुपर मास्टर था। उसके बाद उसने अपने वो कत्ल लिखवाने शुरू कर दिए। 110 बंदे उसने कराची में MQM के मारे थे, जो उसने इंकशाफ लिखाया। 40 बंदे उसने पेशावर और पिंडी में बम धमाके में हलाक हुए वो बंदे। उसने फिर एक इंकशाफ किया कि हमारा ताज सिनेमा लाहौर में, यहाँ पे इसने बम फिट किया अब्दुल करीम ने। तो हमारा एक सब इंस्पेक्टर मुसद्दक साहब थे, वो वहाँ पे मजमा लग गया, तो वो बेचारे बम उठा के वहाँ पे चाह रहे थे कि मैं भाग के इसको दूर फेंक दूं। जब उन्होंने बम को उठाया तो वो फट गया। वहाँ पे भी मुसद्दक साहब शहीद हुए और 7 और बंदे भी ताज सिनेमा में शहीद हुए। ये सारे अब्दुल करीम ने इंकशाफ किए और 156 मर्डर में उसको चालान किया गया। जाती दफ़ा उसने कैप्टन जुबैर साहब को एक बात कही। उसने कहा, कैप्टन जुबैर साहब, मैंने जेल से भाग जाना है और मैंने ये जो समर रजा मेरा बैचमेट था, इसको और ये 2 जो कांस्टेबल है इनको नहीं छोड़ा, जिन्होंने उसको पकड़ा था। और जुबैर साहब, जिस दिन मैं जेल से भाग गया, मैं उस दिन आपकी गाड़ी में बम फिट करूँगा। वो जेल चला गया। जेल जाने के बाद उसने मुख्तलिफ लोगों को कहा कि आप किसी तरह मुझे जेल से भगवाएं, क्योंकि अगर मैं कराची चला गया तो MQM वालों के मैंने 110 बंदे मारे हुए हैं और MQM वाले मुझे जेल में मेरे टुकड़े करवा के उसमें वो नमक डाल देंगे और वो अगर वो मुझे वो वहाँ से अगर वो थाने से भी लेके चले गए तो वो मेरा हशर कर देंगे। वो इस तरह का वो खौफज़दा था। ठीक है। तो वो चाहता था कि कुछ सामान उसको ला दिया जाए, तो वो मैं बम बना के वो दीवार के साथ लगाऊंगा और उसको उड़ा दूंगा। उस वक्त एक मजहबी जमात बहुत पावर में थी कोट लखपत में, तो उस दिन एक स्टूडेंट लीडर की रहाई थी, बहुत मजमा लगा हुआ था। तो उस मजहबी जमात को मिलने के लिए 8 औरतें बुरके वाली आई लीडर को, बड़ा नामवर लीडर था, उसको मिलने आई। तो जब वो उनको मिलके निकलने लगी तो एक एक्स्ट्रा उनके पास बुरका था। उन्होंने वो बुरका अब्दुल करीम को पहनाया और अब्दुल करीम भी उनके साथ निकल गया। वो जिन दिनों में ये कहा करता था कि मैंने भाग जाना जेल से, तो मैं वही खबर मेरे तक आती थी तो मैं अक्सर जेल में जाके ना उसको ऑब्जर्व किया करता था, वो किसके साथ खड़ा है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो कैप्टन जुबैर साहब के जहन में भी था
कि इसने भाग जाना है। फिर उसके बाद मेरे बैचमेट समर रजा जो प्रमोट हुआ उसमें, उसकी लाश लावारस मिली कज़ाफ़ी स्टेडियम में। खालिद नाम का कांस्टेबल था जो हवालदार हुआ, उसकी लाश कमरे में मिली। मुनीर जिसने उसको इंटेरोगेशन किया, उसकी लाश भी लावारस मिली। आज तक नहीं पता चल सका कि उनको कौन मारा। यानी वो सब किरदार जिन्होंने उसको पकड़ा, सब किरदार मिट गए। ठीक है, अब जुबैर साहब के ज़हन में था कि ये जो जो कह के गया है वो सब सच हो रहा है, तो अगर ये भागना भी इसने ज़रूर है। तो वो मुझे अक्सर भेजा करते थे, मैं उनका स्टाफ में था, स्पेशल स्टाफ अफसर था, तो मैं जाके इसको देखता था। 2 साल बाद वो जेल से वो बुर्का पहन के भाग गया। जुबैर साहब ने मुझे बुलाया, मेरा उनके साथ एक रूहानी, मैं उनको उस्ताद रूहानी बाप समझता हूँ। मुझे कह लें कि आबद से आबद बॉक्सर बनाने में जुबैर, अल्लाह के बाद जुबैर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैंने जुबैर साहब को थोड़ा सा परेशान देखा, तो मुझे उन्होंने एक लेटर दिखाया, जो लेटर अब्दुल करीम ने भागने के बाद उनको लिखा था। क्या था उसमें? उसमें लिखा था कि जुबैर साहब, मैंने तमाम अपने वादे पूरे कर दिए, अब सिर्फ एक वादा बाकी है कि आपकी गाड़ी में मैंने बम फिट करना। ठीक है, उसमें एक ख़ास चीज़ थी वड़ैच साहब, कि वो नुक्ता हम बनाते ऐसे, वो राउंड बनाता था, नुक्ता नहीं डालता था, जैसे आबिद के नीचे बे के नुक्ते हैं, लेकिन वो राउंड कर देता था। तो खैर ये लेटर में एक अजीब सी चीज़ थी, लेकिन वो उस वक्त इतनी नोटिस ना हुई। मैंने वो तमाम रिकॉर्ड कोड लखपत से लिया कि इसके भागने के बाद 1 माह पहले किस किस की जमानत हुई है जो इसके दोस्तों में था, जिनके साथ वो बैठता था। 17 बंदे हमने वो शॉर्ट लिस्ट किए। मैंने 1 से शुरू किया, 14-15 बंदों तक मैंने सबसे रब्ता किया, लेकिन मायूसी हुई क्योंकि कुछ ने टाल दिया, कुछ का वाकई इसके साथ कोई नहीं था। जब मैं 15वें आदमी के घर गया तो मैंने उसको जाकर, वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसका, मैंने अभी बात शुरू करनी थी तो उसने कहा चाय पियेंगे या ठंडा? मैंने कहा चाय, क्योंकि मैं चाहता था मैं किसी तरह ज़्यादा देर इधर बैठूं। वो चाय का कहने चला गया तो अचानक खुदा की ज़ात जब बंदे की मदद करती है, तो वो प्लास्टिक का एक मेज़ था, मेज़ के नीचे भी वो प्लास्टिक का एक नीचे से वो हैच सा बना होता है, तो वहाँ पे एक लेटर पड़ा था। मैंने लेटर देखा तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ ऐसी नज़र आई कि मैं चौंक गया। वो जो एड्रेस लिखा हुआ था उस पर वो नुक्ता नहीं था, वो राउंड था। उस खत में क्या लिखा था? ठीक है, मैं जब वो बंदा चाय का कह के दोबारा आया तो कहते हैं सर साथ कुछ खाएंगे। मैंने कहा यार, अब चूंकि मैं वो खत पढ़ना चाह रहा था, मैंने कहा यार अगर बिस्किट मिल जाए तो। वो जब बिस्कुटों का कहने गया तो मैंने वो लेटर उठा लिया, लेटर खोल के देखा तो वही हैंड राइटिंग जो जुबैर साहब को आई हुई थी। तो उसमें लिखा था कि मैं गेट नंबर अंजनी यूनिवर्सिटी यूईटी में गेट नंबर 2 पे आऊँगा, वक्त और तारीख उसी दिन फ़ोन करके बताऊँगा। बहुत मुख्तसर खत था। मैंने उसी खत को इसी तरह तय किया, उसमें रखा और वापस रख दिया। वो आया, खैर उसको कहने लगा किधर आए हैं? मैंने उसको कहा नहीं, इधर से गुजर रहा था, मुलाकात करने आ गया। खैर मैंने उससे इजाज़त ली, आके मैंने ज़ुबैर साहब को जब बात की तो ज़ुबैर साहब के चेहरे पे मैंने एक खुशी, इत्मीनान और सुकून देखा। मुझे कहते अब करना क्या है? मैंने कहा सर उसने जो जो वादे किए हुए थे वो सारे उसने पूरे किए, जुबान का पक्का, जुबान जो उसने कहा था। वो जेल गया, उसने कहा था जो जो मुझे गाली निकालेगा या जिससे वो उसको लावारस उनकी लाश है। समर रजा मेरा बैचमेट, वो तो मैंने कहा वो ज़रूर आएगा यूईटी गेट नंबर 2। तो टाइम और तारीख का नहीं पता था। मैंने क्या किया, मैंने खैर उस वक्त आतिश जवान था, तो मैंने वो क्या करना, कभी वहाँ पे रेडी लगा लेनी, कभी मुसवाक बेचनी, और सबसे ज़्यादा वो मैंने रक्षा वहाँ पे चलाया। यानी 2 महीने आप 2 महीने 60 दिन पूरे 60 दिन पूरे वो मैंने रक्षा हमने लेना। ठीक है, वो इतना हमारे लिए पुलिस के लिए मुश्किल नहीं था, हम उसका किराया देते थे। तो वो मैंने रक्षा सामने वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सामने चलाना। तो किसी दिन वो खड़ा करना तो कोई सवारी भी आ जानी। तो अगर वो किराया बनता था 10 रुपये तो मैंने मांगने 25 रुपये, वो गालियाँ वालियाँ दे के चले जाते थे, कहना तू तो डाकू है, तू रक्षे वाले हैं, तू तो लुट पाई है। तो खैर वो मैं 2 महीने रक्षा चलाता रहा।
2 महीने के बाद 4 बजे मैंने देखा कि ऑपोजिट साइड पे गेट नंबर 2 पे एक मोटरसाइकिल आके रुकी है। उसमें अब्दुल करीम पिछली सीट से उतरा है, जिसको मैं ज़ाहिर है बहुत दफ़ा देखने जाता था। तो मैंने देखा तो वो अब्दुल करीम उतरा, और वो जो लड़का मोटरसाइकिल चला के आया था वो भी मजहबी जमात का था, जो बाद में पुलिस मुकाबले में वो भी मरा। ठीक है। और अब्दुल करीम का भेस नहीं बदला? नहीं, शेव की हुई थी, क्लीन शेव, पैंट शर्ट पहनी हुई, तो बड़ा वो स्मार्ट सा बना हुआ। लेकिन मैं तो उसे हर होलिये में देख सकता था और पहचान सकता था। मैंने वो रक्षा जब लेके उसके करीब गया तो वो सड़क क्रॉस कर गया। सड़क क्रॉस कर गया। मैं स्पीड से ऊपर गया, ऊपर से मैंने टर्न किया। जैसे ही मैंने टर्न किया तो अब्दुल करीम के बिल्कुल करीब पहुंचा। तो जब मैं लपका उसको पकड़ने के लिए, तो अब्दुल करीम ने पिस्टल निकाल के मुझ पे फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन वो 2-3 फायर ही हुए, तो मेरे पास भी लोड पिस्टल था। मेरे जहन में तमाम खदशात और वो जो था कि ये हो सकता है, उसके पेश नज़र मैंने वो पिस्टल लोड रखा हुआ था। मैंने कहा ये बंदा जिसके पकड़े जाने पे तमाम पुलिस वाले मारे गए, और जिसने कैप्टन जुबैर जैसे अफसर, उस वक्त कैप्टन जुबैर साहब का तोती बोलता था, उसके ऊपर भी उसके सर पे कितनी इनाम था एजेंसियां, या वो भागा पाकिस्तान में उस वक्त कोहराम बर्पा हो गया था, और उसको भगवाया भी एक मजहबी जमात में तो ये खबर तो फिर अगले दिन सब अखबार में वड़ैच साहब छपी। लेकिन उस वक्त सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था। ठीक है, प्रिंट मीडिया हुआ करता था। इस तरह की जो अब आजकल पुलिस अफसरान को ये सहूलत मौजूद है कि अगर वो काम करते हैं, वो थोड़ा अच्छा भी हो तो वो बहुत बेहतर तरीके से उसको पजीराई मिल जाती है। आजकल तो आपका नाम शूटर्स में आना शुरू हो गया, ये काम कब से? बड़ा साहब ये बहुत तकलीफ दे चीज़ है। देखें, मैं 3 प्लाजों का मालिक हूँ, विरासती प्लाजों का। मैं 2 कनाल के घर में रहता हूँ, मेरे पास दुनिया की हर आसाइश है, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों माशाल्लाह टॉपर है। आप बताएं इस एज में मैं शूटर हो सकता हूँ? ये एक गवर्नमेंट है, वो मेरी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो जब भी आती है तो इस तरह की लिस्टों में और जाली परचम में मेरा नाम आ जाता है। लेकिन चलें, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है। मैं उन अफसरान की रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जीने का हक़ दिया जाए। अगर मेरी कोई कंप्लेंट नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं, तो प्लीज़ मुझे जीने का हक़ दें। देखें, 156 मर्डर उस दौर के, पूरा पाकिस्तान जिस दिन वो भागा, मुसद्दक साहब शहीद हुए, मेरा बैचमेट शहीद हुआ, वो 2 कांस्टेबल शहीद हुए, और बेशुमार बंदे, बच्चे, औरतें जिनके चिथड़े उड़ गए उन बम धमाकों से। अगर वो ना मरता तो उस वक्त या आज पाकिस्तान में वो क्या कोहराम बर्पा करता। तो मैंने ऐसे नासूर ख़त्म करने में अपनी जान गंवाने से भी गुरेज नहीं किया। तो प्लीज़ मुझे भी जीने का हक़ मिलना चाहिए, मुझे जीने का हक़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।